नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये टॉपिक काफी न्यूज में था। रशिया ने गलती से, जी हां गलती से, चाइना के लिए जो एक बड़ी ग्रेन की शिपमेंट थी, जो एक गेहूं की शिपमेंट चाइना की तरफ जा रही थी, इसको बॉम्ब कर दिया। 60,000 टन का गेहूं स्वाहा हो चुका है। नाउ एक बहुत ही ज्यादा सिंपल एक्सप्लेनेशन में अगर मैं आपको बताऊं, अभी वैसे डिटेल में बताऊंगा कि हुआ क्या है, मगर सिंपली ये समझ लीजिए, रशिया आज के समय मिसाइल्स बरसा रहा है यूक्रेन की कार्गो पर और इनके गेहूं के स्टोर करने वाली फैसिलिटी पर। जहां भी यूक्रेन अपना गेहूं स्टोर करता है, रशिया वहां पर मिसाइल्स लगातार बरसा रहा है। इससे ऑब्वियसली दुनिया भर में जो गेहूं की सप्लाई है, इस पर एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और जब रशिया ये सब कर रहा था, लगातार बॉम्बिंग कर रहा था यूक्रेन की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने दुनिया को ये बताया कि हाँ जी, माना कि बहुत सारे हमारे जो ग्रेन स्टोरेज की फैसिलिटी थी, ये डिस्ट्रॉय कर दिया रशिया ने। रशिया के मिसाइल्स बहुत ज़्यादा आक्रमण कर रहे हैं। बट इन्होंने यहाँ पर एक बात ये ऐड कर दी, बीच में रशिया से एक गलती ये हो गई कि इन्होंने ओडेसा एरिया के आसपास, यूक्रेन का एक इलाका है ओडेसा, उसके पास से जो एक शिपमेंट जा रही थी ना, उसमें जो बॉम्ब गिराया है, वो जो शिपमेंट थी वो चाइना के लिए थी। चाइना ने गेहूं मंगाया था, यूक्रेन को पेमेंट करी थी, इन्हें वो गेहूं चाइना को देना था, मगर रास्ते में ही रशिया ने वो गेहूं बर्बाद कर दिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये रशिया क्यों कर रहा है आज के समय, चाइना ने क्या रिएक्शन दिया है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वो कौन से 10वें क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने टोटल 500 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस खेले हैं। इसमें T20, टेस्ट, ओडीआई सब काउंट होता है। हाल ही में वो 10वां क्रिकेटर कौन बना है जिसने 500 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: बुमराह, कोहली, स्टीव स्मिथ या फिर बेन स्टोक्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, पहले तो ना ये आर्टिकल देखो, हेडलाइन देखो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही में रशिया पे आरोप ये लगाया है कि आपने पूरी ह्यूमैनिटी, इंसानियत को बंदी बना के रख दिया है, हॉस्टेज सिचुएशन आपने कर दी है ह्यूमैनिटी के साथ, ब्लैक सी ग्रेन डील तोड़कर। अब यहाँ पे ना आप नोट करना, ग्रेन डील, इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए, बहुत रिपोर्ट्स पब्लिश हुई कि ग्रेन डील टूट चुकी है। ग्रेन डील का क्या होगा, ये थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि ये ग्रेन डील थी क्या। ये ग्रेन डील जुलाई 2022 में साइन करी गई थी यूनाइटेड नेशंस, रशिया, यूक्रेन और टर्की के बीच में। इशू देखिए सिंपली ये है कि सिंस यूक्रेन की ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, यहाँ पर गेहूं बहुत प्रोड्यूस होता है, दुनिया के बहुत सारे देश जैसे कि टर्की, इजिप्ट, अफ्रीका के बहुत सारे देश, इवन मैं कहूँगा पाकिस्तान जैसे कंट्रीज डिपेंड करते हैं यूक्रेन के गेहूं पर। तो जब रशिया लगातार आक्रमण कर रहा था ना यूक्रेन पर, तो यूक्रेन को अपना गेहूं दुनिया को बेचने में प्रॉब्लम आ रही थी और उसकी वजह से इंटरनेशनली गेहूं के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इसका समाधान ये निकाला गया, यूएन, टर्की ने यूक्रेन रशिया दोनों को ये कहा कि देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ट्रस्ट की। रशिया ये कह रहा है कि हम किसी भी यूक्रेन के कार्गो को ब्लैक सी से गुजरने नहीं देंगे। क्यों? क्या पता उसमें हथियार हो, क्या पता यूक्रेन की हेल्प करने के लिए नेटो ने कुछ भेजा हो, तो हम रिस्क नहीं ले पाएंगे। जो कार्गो यूक्रेन की तरफ आएगी या जाएगी, उसको हम अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। टर्की ने कहा रुको रुको, इसका समाधान यूएन के साथ मिलकर हम ये निकालते हैं कि यूक्रेन के जो ये 3 बंदरगाह है ना, यहाँ से जो वीट की कार्गो है ये दुनिया भर में जाएगी, मगर रशिया को ये श्योरिटी देने के लिए कि इस कार्गो में सिर्फ वीट ही है, कहीं से हथियार या फिर एम्यूनेशन यूक्रेन को नहीं भेजे जा रहे, ये सब इंश्योर करने के लिए टर्की के शहर इस्तांबुल में यूएन, रशिया, यूक्रेन के लोग बैठेंगे, टर्की के लोग भी बैठेंगे और हर कार्गो की जांच पड़ताल की जाएगी। तो ये थी ब्लैक सी ग्रेन डील। ब्लैक सी यहाँ पे आप देख पाओगे, ये ब्लैक सी है और ये यहाँ पे इस्तांबुल है। तो ब्लैक सी से कार्गो आराम से निकल पाए, वापस जा पाए और रशिया को भी ये श्योरिटी मिल जाए कि यूक्रेन सिर्फ गेहूं ही बेच रहा है, कुछ हथियार ब्लैक सी से यूक्रेन को नहीं मिल रहे। ये सब मेन कंपोनेंट थे इस डील के। और ये डील ऐसा नहीं है कि सालों साल चलने वाली थी, मुश्किल से रशिया राजी हुआ 4 महीने के लिए। रशिया ने कहा चलो ठीक है, दुनिया में जो गेहूं के दाम है बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हमारी वॉर की वजह से, रशिया पे जो सैंक्शन लगे हैं उसकी वजह से भी जो गेहूं के दाम है काफ़ी बढ़ गए हैं, तो हम इस डील पर मान जाएंगे। 4 महीने तक ये डील चलेगी, बाद में अगर ये डील एक्सटेंड करनी होगी तो उस पर विचार विमर्श हो सकता है। और ये डील सक्सेसफुल साबित हुई काफ़ी हद तक। जो गेहूं के दाम एक बार को रशिया यूक्रेन वॉर के बाद $1300 के ऊपर पहुंच गए थे, ये कम होकर $800 के आसपास आ गए। ये मैटर करता है क्योंकि अगेन यहाँ पे मैं बस 1 टन की बात कर रहा हूँ। इमेजिन करिए जिन कंट्रीज को हजारों टन,
मतलब 50,000 1 लाख टन गेहूं चाहिए, उनके लिए कितने ज़्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर बचे होंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कई गरीब अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में जिनको गेहूं की आवश्यकता थी। तो इस डील की वजह से दुनिया में काफ़ी सारे पेट भरे गए। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, तो फिर ये डील टूटी क्यों? प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई? प्रॉब्लम मैं आपको समझाता हूँ कहाँ पे आ गई। देखो, रशिया ने ये कहा कि इस डील की वजह से ना यूक्रेन को तो काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। इनके जो किसान हैं ये काफ़ी जो गेहूं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मगर रशिया पे सैंक्शंस नहीं हट रहे। हमारे जो बायर थे गेहूं के वो डर रहे हैं कि रशिया पे सैंक्शंस लगे हैं, पेमेंट कैसे करेंगे, चलो यूक्रेन से गेहूं परचेज कर लेते हैं। तो रशिया ने डिमांड ये रखी कि अगर ये डील रिन्यू करनी है ना, इसको आगे बढ़ाना है आपको अगर, तो थोड़े सैंक्शंस हम पे भी हटाओ, हम भी इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं बेचेंगे ना। रशिया की जो डिमांड है मेरे हिसाब से जायज़ है, ठीक है। और रशिया जो डिमांड कर रहा था उससे दुनिया को और ज़्यादा बेनिफिट होता, गेहूं के दाम और कम गिरते अगर रशिया के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स पर जो सैंक्शन लगे हैं ये थोड़े हटाए जाते, रशिया के जो बैंक्स हैं उन पर सैंक्शन हटते, तो बिल्कुल $800 पे जो गेहूं है ये आराम से $700-600 के आसपास पहुंच सकता था। बट सिंस यूक्रेन ने मना कर दिया, रशिया ने ना ये डिसाइड किया कि चलो ठीक है, अब हम ब्लैक सी डील कैंसिल कर रहे हैं, अब हम वापस अपना जो पुराना स्टांस था वही पकड़ेंगे। और इसका मतलब ये है कि कोई भी कार्गो यूक्रेन की तरफ बढ़ती हुई हमको दिख गई, यूक्रेन से निकलती हुई दिख गई, तो उसको हम बॉम्ब कर देंगे। हम मानेंगे कि ये यूक्रेन को वेपन भेजने के लिए कार्गो आई थी या फिर वेपन देकर जा चुकी है, तो हम इसको अटैक कर देंगे। और इसलिए आपने देखा होगा ऐसे आर्टिकल पब्लिश हुए थे जहां पर यह लिखा था कि रशिया ने यह कहा है कि जो शिप्स यूक्रेन की तरफ जा रही होंगी हम मानेंगे कि ये मिलिट्री कार्गो है, ये यूक्रेन को हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, क्योंकि अब पहले की तरह हम इंस्पेक्शन नहीं करेंगे कि शिप में हथियार है, गेहूं है, क्या है। तो रशिया ने ये स्टांस अपना लिया और बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी। अब देखिए, जब मिसाइल लॉन्च हो रहे होते हैं तब दिखता नहीं है कि ये मिसाइल किसको लगेगा, ये मिसाइल किस रिलीजन के आदमी को लगेगा, किस रेस के आदमी को लगेगा। वॉर में यही होता है, काफ़ी बार जिसको आप नहीं हिट करना चाहते उसको भी हिट कर देते हैं, और इस केस में यही हुआ। रशिया लगातार मिसाइल्स बरसा रहा था, एक मिसाइल चला गया एक ऐसी कार्गो पर जो चाइना की तरफ जानी थी। चाइना ने बहुत सारा गेहूं यूक्रेन से ऑर्डर किया है, मगर अब ये शिपमेंट चाइना तक कभी भी नहीं पहुंचेगी। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चलो ठीक है 60,000 टन गेहूं ना, इतना तो हमने इंडिया ने डोनेट कर दिया था अफगानिस्तान को, काफ़ी बार हम डोनेट करते रहते हैं, इतना बड़ा भी इशू नहीं है, ठीक है चाइना एडजस्ट कर लेगा। देखो, चाइना के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। एक तो इनका जो गेहूं है ये डिस्ट्रॉय हो गया, पेमेंट ये लोग कर चुके थे, तो अब वापस मोस्ट प्रॉब्ली इनको फिर से पेमेंट करनी पड़ेगी यूक्रेन को। दूसरा इशू यहाँ पे अब ये भी आ रहा है कि जो चाइना की काउंसलेट्स है यूक्रेन में जो चाइना की एम्बेसी है उसके अलावा इनकी काउंसलेट भी है यूक्रेन के वेरियस शहरों में, वहाँ पर भी ना रशिया लगातार एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। रिसेंटली चाइना की एक काउंसलेट है, इसको डैमेज भी हो गया रशिया के एक मिसाइल की वजह से। ना चाइना अभी के लिए चुप है, इन्होंने सरकारी तौर पे एक स्टेटमेंट दी है, हम सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चाइना का जो सरकारी मीडिया आउटलेट है ग्लोबल टाइम्स, इसने ये कहा है कि ठीक है, माना कि रशिया ने ब्लैक सी डील सस्पेंड कर दी, मगर इसका लिमिटेड इम्पैक्ट होगा चाइना पे। इस स्टेटमेंट के बाद ही सीधा जो इनकी ग्रेन की शिप थी इस पर मिसाइल गिर दिया गया, फिर इनकी जो काउंसलेट है उस पर भी डैमेज हुआ है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं, चाइना ये सब देखकर ज़्यादा खुश नहीं है, ऑब्वियसली खुश नहीं होगा। इनकी काउंसलेट को डैमेज हुआ है, ये गेहूं परचेज नहीं कर पा रहे यूक्रेन से, और सबसे ज़्यादा तकलीफ चाइना को अब ये होने वाली है कि कई अफ्रीकी देश, कई सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो एक बार को यूक्रेन के गेहूं पर डिपेंड करते थे, वो चाइना को कहेंगे कि आपका बहुत ज़्यादा प्रभाव है रशिया पे, आप रशिया को समझाते क्यों नहीं कि वापस ब्लैक सी वाली डील साइन कर लो। अगर आप ब्लैक सी वाली डील साइन नहीं करते, दुनिया में गेहूं की कमी होगी, तो उसकी वजह से यूएन भी कह चुका है कई लोग मारे जाएंगे गरीब देशों में। इंडिया में तो खैर इसका इम्पैक्ट होगा नहीं, क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हमारे पास इतना गेहूं इतना चावल है कि हम आराम से अपनी जनता को खिलाते रहेंगे, इन्फ्लेशन का इतना इम्पैक्ट होगा नहीं। मगर इजिप्ट, टर्की जैसे कई और देश हैं, वहां पर इन्फ्लेशन बिल्कुल स्काई हाई हो जाएगी। तो अब देखिए, डिपेंड करता है कि चाइना कितना प्रेशर डालता है इस इशू को लेकर रशिया पे। पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं इंडिया को भी रेस करना पड़े ये टॉपिक रशिया के साथ, क्योंकि कई देश जो छोटे देश है वो इंडिया को भी कहेंगे कि आपके भी काफ़ी यूनिक रिलेशन है रशिया के साथ, आप भी उनको बोलिए कि इस तरीके से गेहूं पर बॉम्बिंग ना करें। तो फॉर द टाइम बिंग तो देखिए, गेहूं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इंडिया की इंपॉर्टेंस वापस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। कई देश इंडिया को गुजारिश करेंगे कि प्लीज़ गेहूं हमको बेचिए,
इससे रिलेटेड आप देखोगे बहुत सी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। वापस कई देश लिटरली इंडिया को प्लीड करेंगे कि गेहूं की नीड है, यूक्रेन का गेहूं मार्केट में नहीं आ रहा, आप ही कुछ करिए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स होती है इन द फ्यूचर, उस पर मैं अलग से वीडियो बाद में आपके लिए ले आऊंगा। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में वो 10th क्रिकेटर कौन से बने हैं जिन्होंने टोटल 500 इंटरनेशनल मैचेस कंप्लीट कर लिए हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, विराट कोहली इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख पाओगे सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, 664 मैचेस। उसके बाद 3 क्रिकेटर्स हैं श्रीलंका के, फिर रिकी पॉन्टिंग आपको दिखेंगे, एमएस धोनी है, और नीचे यहाँ पे 10वें स्पॉट पे अब आ चुके हैं विराट कोहली। मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले कुछ सालों में रिकी पॉन्टिंग को बीट करके आराम से अपना स्थान टॉप 5 जो क्रिकेटर्स हैं इनकी लिस्ट में ले आएंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.